ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। लीजिए अब सुनिए समाचार मुनीश शर्मा से। राष्ट्रीय युवा संसद समारोह 2021 का अंतिम सत्र आज संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया गया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 84 विजेताओं को संसद के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति, युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू और अन्य गणमान्य लोगों के सामने उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय स्तर के 29 विजेताओं को राष्ट्रीय निर्णायक मंडल के समक्ष बोलने का अवसर मिला। निर्णायक मंडल में राज्यसभा सदस्य रूपा गांगुली, लोकसभा सांसद परवेश साहिब सिंह और जाने माने पत्रकार प्रफुल्ल केतकर शामिल थे। युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने इस अवसर पर कहा कि नौजवान प्रतिभागियों के लिए संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद समारोह 2021 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समक्ष बोलना जीवन भर का यादगार अनुभव था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दूसरे राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव के समापन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। इसमें पहले 3 विजेताओं को प्रधानमंत्री के समक्ष बोलने का अवसर मिलेगा और प्रधानमंत्री इस अवसर पर युवाओं से बातचीत भी करेंगे। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के आयोजन का उद्देश्य 18 से 25 वर्ष तक के नौजवानों के विचारों को जानना है। यही नौजवान भविष्य में सार्वजनिक सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करेंगे। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 31 दिसंबर 2017 को प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में दिए गए सुझावों पर आधारित है। प्रधानमंत्री की सोच से प्रेरित होकर पहला महोत्सव 2019 में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया गया था। इसमें करीब 88,000 युवाओं ने हिस्सा लिया। राज्य स्तर पर पुरस्कृत 26 प्रतिभागियों और 28 राज्यों के आयोजनों के अंतिम चरण में पहुंचे 728 युवाओं ने फरवरी 2019 में नई दिल्ली में आयोजित युवा संसद में भाग लिया। दूसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 भी बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत पिछले 23 तारीख को वर्चुअल तरीके से हुई थी। देश भर में 23 लाख से अधिक युवाओं और अन्य लोगों ने जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों को देखा। इसके बाद जिला युवा संसद का आयोजन किया गया। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 698 जिलों के 2,34,000 युवाओं ने हिस्सा लिया। इसके बाद राज्य युवा सांसद का आयोजन भी वर्चुअल तरीके से 5 जनवरी को किया गया। इसमें जिलों के पहले और दूसरे स्थान पर रहे 1,345 नौजवानों ने भाग लिया। जिला और राज्य संसद के दौरान प्रतिभागियों ने किसी निश्चित विषय पर 4 मिनट तक अपने विचार व्यक्त किए। 5 सदस्यों वाले निर्णायक मंडल ने इनके भाषणों का मूल्यांकन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। इस दौरान कोविड-19 की स्थिति और टीकाकरण की तैयारी पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान इस महीने की 16 तारीख से शुरू होगा। राष्ट्रीय नियामक, भारत के औषधि महानियंत्रक ने 2 टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी प्रदान की है। इन टीकों को रोग प्रतिरक्षण की दृष्टि से सुरक्षित समझा गया है। कोविड-19 का टीका लगाने में स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं और अग्रिम पंक्ति के कार्मिकों को वरीयता दी जाएगी, जिनकी संख्या करीब 3 करोड़ है। इसके बाद 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और अन्य बीमारियों से पीड़ित 50 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को टीका दिया जाएगा, जिनकी संख्या करीब 27 करोड़ है। प्रधानमंत्री ने शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में देश में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति और राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में कोविड टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कोयला क्षेत्र भारत को 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को साकार करने में सबसे बड़ा योगदान कर सकता है। देश में कोयला खानों के लिए एक ही स्थान पर तमाम मंजूरियां देने की सिंगल विंडो प्रणाली का आज शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में देश में कोयले का उत्पादन कई गुना बढ़ गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोयला क्षेत्र में प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत की सोच को साकार करने की भी क्षमता है। पिछले 6 वर्षों में एनडीए सरकार द्वारा किए गए क्रांतिकारी सुधारों का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि इस क्षेत्र में पारदर्शिता और कारोबारी सुविधाओं संबंधी बाधाओं को दूर कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि कोयले के वाणिज्यिक खनन की नीति से राज्यों को और अधिक वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे रोजगार के करीब 70,000 नए अवसर पैदा होंगे। श्री शाह ने कोयला खनन करने वाली कंपनियों से आग्रह किया है कि वो कोयले का उत्पादन बढ़ाएं ताकि आयात पर निर्भरता कम की जा सके और उभरते हुए नए क्षेत्रों की आपात मांग भी पूरी की जा सके। इस अवसर पर केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने केंद्र द्वारा शुरू किए गए ऐतिहासिक सुधारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि एक ही स्थान पर स्वीकृति देने की सिंगल विंडो प्रणाली से सरकारी मंजूरियां मिलने में लगने वाला समय कम होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कारोबारी सुविधा बढ़ाने को वचनबद्ध है और कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से आत्मनिर्भर भारत की सोच को जबरदस्त बढ़ावा भी मिलेगा। कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत का पता लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों का अंतर्राष्ट्रीय दल 14 जनवरी को चीन पहुंचेगा। चीन के सरकारी टेलीविजन ने देश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के हवाले से बताया कि विशेषज्ञों का ये दल बृहस्पतिवार को चीन का दौरा करेगा। यही दल वुहान भी जाएगा, जहां पिछले साल दिसंबर में कोविड महामारी के वायरस का पहली बार पता लगा था। हालांकि चीन ने वुहान से कोरोना वायरस के फैलाव की शुरुआत होने की बात कभी स्वीकार नहीं की और उसने अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल को चीन आने की आज्ञा देने में भी विलंब किया। पिछले साल मई में विश्व स्वास्थ्य संगठन की 194 सदस्य देशों वाली संचालन समिति ने एक प्रस्ताव पारित कर कोरोना वायरस के फैलाव और मनुष्यों में इसके संक्रमण के बारे में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसी प्रस्ताव के तहत ये अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल चीन जा रहा है। 51वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में इस बार बांग्लादेश पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस श्रेणी में उस देश के सिनेमा के योगदान और वहां के सिनेमा कौशल पर विशेष बल दिया जाता है। ये फिल्मोत्सव इस महीने की 16 से 24 तारीख के बीच गोवा में आयोजित होगा। कोरोना महामारी को देखते हुए फिल्मोत्सव को पहली बार हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। इस बार के फिल्मोत्सव के विशेष खंड कंट्री इन फोकस में बांग्लादेश पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें उत्कृष्ट सिनेमा में बांग्लादेश के योगदान को उजागर किया जाएगा। 51वें इफ्फी के इस खंड में बांग्लादेश की 4 फिल्में दिखाई जाएंगी, जिनमें तनवीर मुकम्मल की जीबोंदुली, जाहिदुर रहीम अंजान द्वारा निर्देशित मेघमल्लार शामिल हैं। तनवीर मुकम्मल की फिल्म जीबोंदुली 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान एक ड्रमर और उसके परिवार की कहानी है। मेघमल्लार, जो जाहिदुर रहीम अंजान द्वारा निर्देशित है, वो लेखक अख्तरुज्जमा इलियास की कहानी रेनकोट का रूपांतरण है। ये 1971 के दौरान बांग्लादेश में पकड़े गए एक साधारण व्यक्ति की मार्मिक कहानी है। इसके अलावा 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव इफ्फी के लिए अनेक कार्यक्रमों की घोषणा की गई है, जो OTT प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित किए जाएंगे। इनमें स्पेन के फिल्म निर्माता पेड्रो अल्मोदोवर की लाइव फ्लैश, बैड एजुकेशन और वॉल्वर जैसी फिल्में भी शामिल हैं। इसके अलावा स्वीडन के फिल्म निर्देशक रूबेन ओस्लुंड की स्केयर और फोर्स माउजर फिल्म भी दिखाई जाएगी। भारतीय सेना ने इस महीने की 8 तारीख को पकड़े गए चीनी सेना के एक सिपाही को वापस भेज दिया है। सेना के सूत्रों ने बताया कि उसे आज सुबह चुशुल मोल्डो के स्थान पर चीन को सौंपा गया। चीनी सेना का यह सिपाही लद्दाख में पेंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय क्षेत्र में पकड़ा गया था। नियंत्रण रेखा को पार करने के कारण उसे वहां तैनात भारतीय जवानों ने हिरासत में ले लिया था। बांग्लादेश के विदेश मंत्री शहरयार आलम ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के देशों के बीच बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए गठित संगठन बिम्स्टेक के अंतर्गत आर्थिक सहयोग बढ़ाने की जबरदस्त संभावनाएं हैं, जिनका अब तक फायदा नहीं उठाया गया है। श्री आलम ने कल ढाका में बिम्स्टेक के नवनियुक्त महासचिव तेंजिन लेकफेल के स्वागत समारोह में ये बात कही। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में व्यापार, निवेश और विकास के लिए प्रयत्नशील बांग्लादेश बिम्स्टेक संगठन को मजबूत बनाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने बिम्स्टेक के सभी संस्थानों को पूरी तरह कार्यशील बनाने के महत्व पर बल दिया है। बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी से लगे 7 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसका गठन 1997 में किया गया था, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम इस महीने 6 मैचों के दौरे पर चिली जाएगी।
कोरोना महामारी के ब्रेक के बाद लगभग 1 साल बाद टीम की ये पहली स्पर्धा होगी। भारतीय जूनियर महिला टीम ने आखिरी बार दिसंबर 2019 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 3 देशों का टूर्नामेंट खेला था। ये टीम अब 17 और 18 जनवरी को चिली की जूनियर टीम से खेलेगी। इसके बाद 20, 21, 23 और 24 जनवरी को चिली की सीनियर टीम से मुकाबला करेगी। कोच ने कहा है कि अक्टूबर में राष्ट्रीय कोचिंग शिविर में लौटने के बाद इस टीम ने काफ़ी मेहनत की है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। आइए सुनते हैं समाचार पत्रों से। आलेख हिंदी एकांश विदेश प्रसारण प्रभाग का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। आज के समाचार पत्रों ने विभिन्न विषयों पर संपादकीय टिप्पणियां की हैं। वहीं समाचार पत्रों की सुर्खियां भी ध्यान आकर्षित करती हैं। हिंदुस्तान की सुर्खी है, नए कृषि कानूनों पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। दैनिक जागरण की अहम खबर है, कर्नाटक के किसानों ने रिलायंस को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक कीमत पर बेचा धान। 1100 किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य से 82 रुपए ज्यादा पर 1000 क्विंटल सोना मसूरी धान की बिक्री की। कोविड टीकाकरण की तैयारी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। राष्ट्रीय सहारा का कहना है, टीकाकरण की फुल प्रूफ तैयारी। दिल्ली में पहले स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाएगी वैक्सीन। प्रधानमंत्री की आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। राजस्थान पत्रिका नई उम्मीद शीर्षक से लिखता है, कैंसर की मुक्ति का रास्ता भी खुल सकता है कोरोना की वैक्सीन से। आरएनए थेरेपी सफल तो कैंसर इलाज के तरीकों में सबसे अधिक सुरक्षित। किसी संक्रमण का खतरा नहीं होगा, रोग प्रतिरोधी क्षमता को भी बढ़ाएगी। राष्ट्रीय सहारा की टिप्पणी है, बर्ड फ्लू पर अलर्ट हुई केंद्रीय एजेंसियां, पशुपालन विभागों की सक्रियता बढ़ी। दैनिक जागरण की खबर है, पिछली छमाही में वस्तुओं का व्यापार घाटा 36% कम हुआ। प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल अभियान का दिखने लगा है असर। जनसत्ता की सुर्खी है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूंजीकरण के लिए शून्य ब्याज बॉन्ड पर भारतीय रिजर्व बैंक ने चिंता जाहिर की। बैंकों ने ब्याज की व्यवस्था को लेकर केंद्रीय बैंक और वित्त मंत्रालय में वार्ता। इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है, विदेशों में रखी गई अघोषित संपत्ति और काला धन रखने से जुड़े मामलों की जांच के लिए सरकार ने आयकर विभाग में सभी 14 अन्वेषण निदेशालयों में किया है विशेष इकाई का गठन। जनसत्ता की बड़ी खबर है, भारतीय खिलाड़ियों पर दर्शकों की अभद्र टिप्पणी के मामले पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने माफी मांगी। 6 लोगों को मैदान से बाहर निकाला गया। हिंदी दैनिक नव भारत टाइम्स सबसे गर्म साल शीर्षक से प्रकाशित अपने संपादकीय में लिखता है कि साल 2020 का 2016 के साथ संयुक्त रूप से ज्ञात इतिहास में दुनिया के सबसे गर्म साल के रूप में दर्ज होना एक बारगी चौंका देता है। पहली बात तो ये कि साल 2016 अल नीनो इफेक्ट के लिए चर्चा में रहा था, जो वातावरण में गर्मी बढ़ाता है। इसके उलट साल 2020 में ला नीना इफेक्ट रहा, जिसे अल नीनो के उलट दुनिया को ठंडी करने वाली परिघटना कहा जा सकता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि 2020 में कोरोना वायरस ने ऐसा तहलका मचाया कि मानव समाज के सारे चक्के जैसे एकाएक थम गए। लॉकडाउन के चलते तमाम लोग अपने घरों में बंद हो गए और हवाई जहाज, गाड़ी, मोटर आदि से लेकर फैक्ट्रियों की मशीनें तक जाम हो गई। इसका नतीजा इस रूप में सामने आया कि आसमान साफ नजर आने लगा, हवा में प्रदूषण का स्तर नीचे चला गया, नदियों में गंदगी कम दर्ज की गई और मनुष्यों से इतर बाकी सारे जीव ज्यादा चैन और सुकून से घूमने लगे। ये स्थिति साल के 3/4 हिस्से में व्याप्त रही, जिससे ये नतीजा निकालना स्वाभाविक था कि कार्बन उत्सर्जन में कमी के कारण कम से कम ग्लोबल वार्मिंग की दृष्टि से ये साल आदर्श माना जाएगा।
इन अनुमानों के विपरीत 2020 का सबसे गर्म साल साबित होना इस मायने में निराश करता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था ठप होने के बावजूद ग्लोबल वार्मिंग के मोर्चे पर हम कुछ हासिल नहीं कर पाए। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया को यहाँ तक लाने में भले मनुष्य समाज का सीधा हाथ रहा हो, पर अब ये इतनी जटिल हो चुकी है कि हम चाहकर भी इस पर सीधा नियंत्रण नहीं बना सकते। ऐसी ग्रह स्तरीय समस्याओं से निपटने के लिए इंसानी समाज के लिए जैसा आचरण जरूरी बताया जा रहा था, अनिच्छा से ही सही, पर पिछले साल हमने उसे अपने ऊपर लागू किया। इसके बावजूद हालात बिगड़ते गए। हिंदी के समाचार पत्र दैनिक जागरण टीकाकरण अभियान शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखता है कि महामारी कोविड-19 रोधी वैक्सीन लगाने की तैयारियों को अंतिम रूप देने के बीच प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों से होने वाली बातचीत से यही संदेश निकलना चाहिए कि इस देशव्यापी अभियान में केंद्र और राज्यों के आपसी सहयोग में कोई कसर नहीं उठा रखी जाएगी। ऐसा कोई संदेश तभी निकलेगा जब इस अभियान के संचालन में दलगत राजनीतिक हितों को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। ये शुभ संकेत नहीं कि जहां कुछ विपक्षी नेताओं ने वैक्सीन को लेकर लोगों को गुमराह करने वाले बयान दिए, वहीं कुछ ने उन्हें मंजूरी देने की प्रक्रिया को लेकर गैर जरूरी सवाल खड़े किए। ये सवाल खड़े करते समय इसकी अनदेखी ही की गई कि आखिर कोई सरकार ऐसा काम क्यों करेगी जिससे उसकी साख को चोट पहुंचे। हालांकि ये पहले से स्पष्ट है कि चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों समेत कोरोना संक्रमण का आगे बढ़कर मुकाबला करने वाले करीब 3 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। फिर भी कुछ मुख्यमंत्री ये चाह रहे हैं कि संपूर्ण टीकाकरण अभियान मुफ्त हो। सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने की मांग सुविचारित नहीं कही जा सकती। कौवों परिंदों की चिंता शीर्षक से हिंदी दैनिक हिंदुस्तान अपने संपादकीय में लिखता है कि देश के 7 से अधिक राज्यों में बर्ड फ्लू के कारण सैकड़ों पक्षियों का मरना या मारा जाना दुखद तो है ही, मानवता पर प्रश्न चिन्ह भी है। बेजुबान पक्षियों में भी कौवों की बड़ी संख्या में मौत झकझोर रही है। कौवों की चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अव्वल तो शहरों में उनकी संख्या बहुत घट चुकी है, गांवों में भी वे पहले की तरह नजर नहीं आते हैं। ऐसे में उनकी मौत बाकी बचे हुए कौवों को मानव बस्तियों से बहुत दूर कर देगी। कौवों के साथ मानव बस्तियों का रिश्ता पुराना है। वे सदियों से सफाईकर्ता के रूप में हमारे आसपास से नाना प्रकार के जहरीले या अवांछित कीड़े मकोड़ों को हटाते आए हैं। उनका हमारे पास न होना हमारी सेहत के लिए भी खतरनाक है। कौवों की मौत की सूचना राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से विशेष रूप से आ रही है। विशेषज्ञ जांच में लगे हैं, लेकिन सामान्य रूप से कौवों में बर्ड फ्लू का संक्रमण दूसरे पक्षियों से ही हुआ होगा। अभी आप समाचार पत्रों से सुन रहे थे आलेख हिंदी एकांश विदेश प्रसारण प्रभाग का था। वाचक थे मनोज कुमार चौधरी। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। आइए सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है 16वां प्रवासी भारतीय दिवस। आलेख कौशिक रॉय का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर उद्घाटन संबोधन वर्चुअल माध्यम से किया। प्रधानमंत्री ने नए साल 2021 के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने कहा कि आज विश्व के कोने कोने में बसा भारतीय डायस्पोरा इंटरनेट से जुड़ा हो सकता है, लेकिन हम सभी एक दूसरे के प्रति और मदर भारती से स्नेह के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि विश्व भर में मदर भारती के गौरव को बढ़ाने वाले सभी सहयोगियों को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय सम्मान के साथ सम्मानित करने की एक परंपरा है। इस यात्रा की शुरुआत के बाद 60 से अधिक अलग अलग देशों में बसे लगभग 240 व्यक्तित्व सम्मानित किए गए हैं। भारत रत्न से सम्मानित दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के मार्गदर्शन में इस यात्रा की शुरुआत हुई थी।
इसी प्रकार विश्व भर के हजारों सहयोगी भारत को जानिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भागीदारी कर चुके हैं। ये संख्या बताती है कि वे अपनी जड़ों से दूर हो सकते हैं, लेकिन नई पीढ़ी का जुड़ाव अपनी मिट्टी से बड़े स्तर पर हो रहा है। इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के 15 विजेता भी इस वर्चुअल समारोह में शामिल थे। प्रधानमंत्री ने सभी विजेताओं को बधाई दी तथा अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भागीदारी करने वाले सभी प्रतिभागी सम्मान के हकदार हैं। उन्होंने इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के सभी भागीदारों से निवेदन किया कि अगली प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के आयोजन पर उन्हें और 10 लोगों को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। श्री मोदी का मानना है कि भारत को जानने के लिए नई पीढ़ी की जिज्ञासा को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका प्रौद्योगिकी है। इसके जरिए वे विश्व में भारत की एक पहचान बना सकते हैं। उन्होंने इस विचार को आगे ले जाने के लिए भारतवंशियों को प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरा हुआ वर्ष हम सभी के लिए बहुत सारी चुनौतियों का वर्ष रहा है, लेकिन इन चुनौतियों के बीच जिस तरह से विश्व भर में रह रहे भारतीय डायस्पोरा ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में मुस्तैदी दिखाई, वो भारत के लिए भी गर्व का विषय है। ये हमारी परंपरा है तथा इस धरती का ये रिवाज है। यहाँ से सामाजिक तथा राजनीतिक नेतृत्व के लिए विश्व भर के भारतीय मूल के सहयोगियों में एक सशक्त विश्वास जुड़ा हुआ है। इस समारोह के मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। वे सेवा की भावना के एक उज्जवल उदाहरण हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के लिए सूरीनाम के राष्ट्रपति के प्रेम ने हम सभी के दिलों को स्पर्श किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीयों को भी भारत में सूरीनाम के राष्ट्रपति का भव्य स्वागत करने का अवसर मिलेगा। बीते वर्षों में विदेशों में बसे भारतीयों ने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी पहचान को और सशक्त बनाया है। भोजपुरी में वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुए सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री संतोखी ने कहा कि सूरीनाम के लिए भारत से आने वाले यात्रियों के लिए वीजा अनुमति को समाप्त करके सूरीनाम इस दिशा में पहला कदम उठाने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि सूरीनाम का डायस्पोरा भारत की नम्र शक्ति का एक अभिन्न हिस्सा है तथा इसी तरह भारत भी सूरीनाम की नम्र शक्ति का एक महत्वपूर्ण भाग है। उन्होंने कहा कि बिना किसी बाधा के वीजा जारी करके दोनों राष्ट्रों के बीच की उन्मुक्त आवाजाही शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान जैसे अवसरों के मुख्य क्षेत्रों को सफल बनाएगी। भारतीय डायस्पोरा का महत्व परस्पर हितों में से एक हित होना चाहिए। अगर हम इस तरीके से अवसरों की ओर बढ़ते हैं तो हम अपने देशों के लिए बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। राष्ट्रपति संतोखी ने कहा कि हम एक दूसरे से जुड़ी हुई दुनिया में रह रहे हैं और हम सम्मान और परस्पर हितों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को महत्व देते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने समापन संबोधन में कहा कि हमारा डायस्पोरा विश्व के लिए हमारी पहचान है तथा ये वैश्विक मंच पर भारत के हितों को सफलता से साधते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि 1915 में इसी दिन सबसे महानतम प्रवासी महात्मा गांधी हमारे सामाजिक सुधारों तथा स्वतंत्रता आंदोलन को एक बड़ा आधार देने के लिए भारत लौटे थे। इसके बाद के दशकों के दौरान बापूजी ने कई बुनियादी तरीकों से भारत को परिवर्तित किया। इसके पहले 2 दशकों के विदेशों में अपने प्रवास के दौरान बापूजी ने दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए बुनियादी सिद्धांतों को चिन्हित किया था कि भारत को अपने विकास के लिए इन्हीं सिद्धांतों को अंगीकार करना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रवासी भारतीय दिवस व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के लिए गांधी जी के आदर्शों को स्मरण करने का एक अवसर भी है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीयता, अहिंसा, आचार विचार, सादगी तथा सुस्थिर विकास हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत बना रहे। गांधी जी इन बातों पर बल देते थे। राष्ट्रपति कोविंद ने 30 व्यक्तियों तथा संगठनों को प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित भी किया।